Hello, good morning students. Today we will discuss about relation for fringe width, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र। इससे पहले लेक्चर के अंदर अपन ने किया था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या देखा था कि जब भी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से गत्ते के ऊपर लाइट गिराते हैं अपन, तो ऐसे पॉइंट आपको जनरली मिलते हैं कि जिस पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिस पर न्यूनतम होगी, लेकिन वो एकांतर क्रम में होंगी। और एकांतर क्रम वाली तीव्रता को ही सर थॉमस यंग ने क्या कहा, फ्रिंज कहा। आज अपन देख रहे हैं कि फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र है वो क्या है। फ्रिंजें अपने को कुछ इस प्रकार से पैटर्न मिला था फ्रिंजों का, जिसमें एक के बाद एक जो फ्रिंज थी वो एकांतर क्रम में थी। कुछ इस प्रकार का पैटर्न मिला था अपने को। जैसे सबसे पहले यदि डार्क फ्रिंज बनती है, ये जो मैंने लाइनिंग कर रखी है इसका मतलब काली फ्रिंज है, उसके बाद में एक छोड़ देना, उसके बाद में फिर आपको एक डार्क मिलेगी। एकांतर क्रम का मतलब यही होता ना, एक एक को छोड़ के इस प्रकार से, इसको कहते हैं अपन फ्रिंजें। अब फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं, देखो फ्रिंज चौड़ाई का मतलब दो क्रमागत ले आप। क्रमागत का मतलब कौन सी भी ले, या तो ब्लैक ले आप या फिर ब्राइट ले। दो क्रमागत ले, जैसे क्रमागत की बात कर ली मैंने, जैसे डार्क की, तो उससे अगली क्रमागत ये दो क्रमागत काली या फिर चमकीली। चमकीली के बीच में देख लो आप, दो क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों का बीच का जो अंतराल है उसे फ्रिंज अंतराल कहते हैं या फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अब आप दिमाग लगाओ कि दो क्रमागत काली फ्रिंजें हैं, एक काली फ्रिंज आ गई, दूसरी काली फ्रिंज आ गई, इसके बीच में कौन है, चमकीली फ्रिंज है। तो इसका मतलब एक फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, जितनी मोटाई की एक फ्रिंज बनती है, यानी जितनी मोटाई की काली फ्रिंज बनती है वो उसकी फ्रिंज चौड़ाई, उतनी ही मोटाई की चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो इसको बोलते हैं अपन फ्रिंज चौड़ाई। तो ध्यान रखना, आपको दो क्रमागत फ्रिंजें लेनी है, या तो चमकीली ले या फिर काली फ्रिंजें ले, उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। यानी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि दो क्रमागत काली या चमकीली, दो क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों के मध्य अंतराल, फ्रिंजों के मध्य अंतराल जो गैप होता है, जैसे दो काली फ्रिंजों की बात करें तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच के गैप में कौन है, ब्राइट फ्रिंज है। ध्यान रखना, दो क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों के मध्य अंतराल फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। और इस फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से शो करते हैं हमेशा, इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। इसको अपन किससे लिखेंगे, बीटा से शो करते हैं। तो ध्यान रखना है, कुछ रटना नहीं है आपको, दो काली फ्रिंजें ले या दो चमकीली फ्रिंजें ले, इनके बीच का जो गैप होता है वही क्या कहलाता है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाता है। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। अब फ्रिंज चौड़ाई के जो फॉर्मूला है वो अपने को निकालना है, क्या होता है। तो फ्रिंज चौड़ाई के फॉर्मूले को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि यंग के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या लेते हैं, एस जैसे कोई अपने पास ये कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, और जैसे यहां बना देता हूं मैं, एस कोई अपने पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इसके सामने अपन क्या लेते हैं, एक आयताकार गत्ता लेते हैं। इस आयताकार गत्ते में अपन दो छिद्र बनाते हैं, S1 और एक होता है S2, और इसके ठीक पीछे एक अपने एक आयताकार गत्ता लेते हैं।
ये S प्रकाश स्रोत है, ये S1 और S2 है। तो ध्यान रखो कि इसके ऊपर लाइट गिरेगी, इसके ऊपर प्रकाश किरणें गिरेगी। ये S कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। ये जो छिद्र है इसका नाम है बेचारे का S1 और इसका नाम है S2। और दोनों के बीच का जो अंतराल है वो कितना लेते हैं अपन, स्मॉल d। और पर्दे और गत्ते के बीच की दूरी है जिसको अपन बोल देते हैं कैपिटल D। ध्यान रखना, S1 और S2 के बीच का अंतराल है स्मॉल d, आयताकार गत्ता और पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D। तो एक प्रकाश किरण यहां से पर्दे के ऊपर गिरेगी, इस पॉइंट को मान लिया प्रैक्टिकल पॉइंट P, और एक प्रकाश किरण S2 से भी जाएगी P के ऊपर। भैया इस प्रकार से आगे जाके फैलेंगी, तो इतने पार्ट के अंदर सारी प्रकाश किरणें हैं। तो ये अपने पास प्रकाश किरणें हैं। इसको मैथमेटिकली अपन करने के लिए यहां पर ट्रायंगल बना देते हैं। एक इसके अपन डॉटेड लाइन खींच देते हैं, और ये जो पर्दा है ये मिड पॉइंट है, और ये पर्दे का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इस पर्दे के मिड पॉइंट को कह देते हैं अपन O। ये जो पॉइंट है इसको आप कह दो L1, इस पॉइंट को आप कह दो L2। P यानी P जो प्रेक्षण बिंदु है जिसके ऊपर अपन फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, यहां पर जैसे फ्रिंज बनेगी उस फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें S1 से भी प्रकाश किरण जाएगी और S2 से भी जाएगी, बाकी सभी जगह फैलेंगे। अपन ने दो ही प्रकाश की किरणें मानी है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फ्रिंज बनेगी काली या चमकीली फ्रिंज, उस फ्रिंज की अपने को क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, जिसको अपन फ्रिंज चौड़ाई बोलेंगे, बीटा से व्यक्त करेंगे। तो प्रेक्षण बिंदु P से लेके केंद्र की जो दूरी है, पर्दे के जो केंद्र की दूरी है वो अपन मान लेते हैं x। मान लिया, मानने में क्या जाता है देखो। और ये दूरी d है, तो ये दूरी कितनी होगी, d/2। तो इसके सामने वाली ये जो दूरी है ये यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, d/2, आधी होगी। ऐसे ही ये पूरी d है तो ये आधी होगी d/2। तो O से L2 की दूरी भी कितनी होगी, d/2। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि माना ऐसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, आयताकार गत्ते में S1 तथा S2 दो स्लिट हैं, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इस आयताकार गत्ते से कैपिटल D दूरी पर, ये कैपिटल D बिंदु, कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है। पर्दे का केंद्र बिंदु O है, प्रेक्षण बिंदु P है। पर्दे के केंद्र बिंदु O से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल x है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब अपने को क्या चाहिए, फ्रिंज चौड़ाई चाहिए। अब देखो, एक प्रकाश किरण तो गई है S1 से, दूसरी प्रकाश किरण गई है S2 से। क्या इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर है, पथों का अंतर? देखो ज्यादा दूरी तय कौन से करके गई है, यहां से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देता हूं, ये। तो ये जो दूरी है अलग, S2 से इस पॉइंट को जैसे A कह दिया, तो S2 से A, देखो यहां से लेके यहां पहुंची प्रकाश किरण, यहां से यहां जाए, तो दोनों के पथ हैं वो बराबर हैं, इससे आगे आगे, लेकिन ये दूरी अलग है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि S2 से प्रकाश किरण P पर पहुंचेगी तो उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब दोनों के पथों का अंतर जो है वो कितना है, पथांतर S2A। इसके बाद तो ये बराबर दूरी तय करेंगी। दोनों का पथों का डिफरेंस क्या है, S2A। ये S2A निकालने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो पथांतर अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, एक तो देखेंगे कि PL1 कितना है, एक अपन देखेंगे PL2 कितना है। इस डायग्राम में अपन क्या देखेंगे, हेयर यहां PL1 कितना है, PL1 कितना है, P से लेके L1 की दूरी चाहिए कि आपको, P से O की दूरी है x, x में से d/2 घटा दे तो क्या बचेगा, PL1, यानी x में से घटा दे किसको, d/2। ऐसे ही आपको PL2 चाहिएगा, तो PL2 कितना आएगा, देखो P से O तक तो x है, x में जोड़ दे d/2 को, तो ये हो जाएगा x प्लस d/2। ऐसे ही PL2 जो आएगा वो कितना आएगा, x प्लस d/2।
ये दो चीजें अपने पास है। तो अब इसमें दो प्रकाश किरणें हैं और दोनों ने त्रिभुज का निर्माण किया है। एक तो त्रिभुज है PS1L1, समकोण त्रिभुज है। तो ट्राइंगल है अपने पास त्रिभुज PS1L1। इस ट्राइंगल में देखो क्या है अपने पास, PS1L1 समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अपने को S1P चाहिए यानी कर्ण चाहिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी S1P चाहिए आपको, यानी कर्ण स्क्वायर S1P का स्क्वायर बराबर होता है किसके, S1L1 स्क्वायर प्लस, और लंब कोण है इसमें PL1 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया अपन ने। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कोण है S1P, ये PS1L1 त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो S1P कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार कोण है S1L1 स्क्वायर, लंब कोण है PL1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसमें क्या है, तो S1P स्क्वायर बराबर, S1P क्यों निकाल रहे हैं पता है क्या, इसमें निकालेंगे S2P, S2P में से S1P को घटा देंगे तो ये पथांतर आ जाएगा, ये अलग से जो टुकड़ा ही आ जाएगा अपने पास। S1L1 कितना है, S1L1 यानी गत्ते से पर्दे की जो दूरी है कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर प्लस PL1 x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इसमें क्या देखो, S1P का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर, इसमें डी स्क्वायर है इसमें नहीं है, डी स्क्वायर अपन कॉमन लें, तो कॉमन लेने का मतलब भाग करना, तो डी स्क्वायर का भाग लगाओ यहां पर, यहां डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपन कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, यहां तो बच जाएगा 1 प्लस यहां क्या होगा x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और अपोन में कैपिटल D स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी रूट लगेगा, डी स्क्वायर का रूट तो D होगा, इसके ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, S1P बराबर डी स्क्वायर का रूट कितना होगा D, और 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। क्या किया अपन ने, इसका स्क्वायर हटाया तो सामने वाले के ऊपर रूट लग गया, सामने वाले के रूट लग गया, इसका मतलब डी स्क्वायर का रूट तो D आएगा और इसके ऊपर पावर 1/2। अब ऐसा क्यों किया अपन ने, फॉर्मूला बन गया 1 प्लस एक्स, उस पूरे को x मान लो, 1 प्लस एक्स की पावर n, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स की पावर जो n होती है वो क्या होती है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है। यह है बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार जो होता है ना। अपन इसको दो ही टर्म तक खोलें, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस nx लिख सकता हूं, उच्चतम घातों को नगण्य कर दे, नेगलेक्ट। तो क्या करें अपन, S1P बराबर D 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह है अपने पास 1/2, तो 1 प्लस n की जगह है 1/2 और x की जगह कितना, ये पूरा x की जगह कितना आएगा, x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा D स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। उच्चतम घातों को नगण्य कर दिया जाता है, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, हायर जो टर्म है, हायर टर्म्स आर नेग्लिजेबल, उच्चतम घातों को नगण्य करने पर। क्योंकि इस प्रसार को अपने आगे नहीं खोला, दो ही टर्म तक खोला, 1 प्लस nx। अब देखो इसको थोड़ा सा, और इस d को अपन वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो S1P बराबर, इस d को अंदर गणना करेंगे 1 से, तो d प्लस यहां एक d से एक d कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2d, एक d तो कैंसिल हो जाएगा। इसको कह देते हैं इक्वेशन टेस्ट।
अब सेम अपन H2P निकालें, तो H2P में अपन निकालें कौन से त्रिभुज से, P H2L2। ऐसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस डी बाई टू की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डी बाई टू, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार H2P क्या आएगा, d प्लस एक्स माइनस डी बाई टू की जगह x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर। बाकी आप करके भी दे सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज P H2L2 में क्या निकालना है, H2P, तो वो क्या आएगा, आधार स्क्वायर यानी d स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी PL2, और PL2 कितना है अपने पास, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। वैसे ही आप प्रसार करके खोलोगे तो लास्ट में रिजल्ट यही आना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अपने को पथांतर चाहिए। पथांतर का मतलब है कि H2P में से घटा दें S1P, यानी इसने 10 सेंटीमीटर दूरी तय की है, इसने 8 सेंटीमीटर दूरी तय की है, तो पथांतर निकालोगे तो 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये पथांतर आ जाएगा। तो H2P में से घटा दे किसको, S1P को, तो जो पथांतर आएगा उसको मैं लिखूंगा डेल से, पथांतर को डेल से लिखते हैं, ध्यान रखना, और वो कितना आएगा, H2P में से घटा दे किसको, S1P को। अब वैल्यू रख दे डेल बराबर H2P की वैल्यू कितनी है, d प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस S1P की वैल्यू है d, और ये प्लस माइनस माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब क्या करेंगे, d से तो d कैंसिल हो गया बेचारा, देन दिस इंप्लाइज डेल इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 2d, 1 अपॉन 2d इसमें भी है, तो 1 अपॉन 2d ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, जनरल मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं अपन। 1 अपॉन 2d a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल दे बेचारे को। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल xd माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस xd। अब अपन यहां से ये a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल दिया, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर से खोल दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ये डी स्क्वायर बाई 4 प्लस का, ये माइनस प्लस माइनस का, ये एक्स डी और ये माइनस माइनस प्लस एक्स डी और एक्स डी 2xd, तो डेल बराबर 1 अपॉन 2d गुणा 2xd, और 2 से 2 कैंसिल, तो पथांतर है वो कितना आ गया, डेल बराबर x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। ये तो आ गया दो तरंगों के बीच का पथांतर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अपने को निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई, तो यहां तक अपने को समझ में आ गया, दो तरंगों के बीच का पथांतर निकाल दिया अपन ने। देखो अब देखो दीप्त फ्रिंज की बात करें यानी चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई निकालें, एक अदीप्त फ्रिंज की बात करें। दीप्त फ्रिंजें
कौन से व्यतिकरण में बनती है? संपोषी व्यतिकरण में। क्यों? संपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, दीप्त का मतलब चमकीली, अधिकतम है तो चमकीली बनेगी। विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसका मतलब काली फ्रिंज बनेगी। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट बना लेता हूं। एक तो सबसे पहले बात करता हूं दीप्त फ्रिंजों के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखो, छोटी क्लासेस में पढ़े हो कि 2 तरंगों के मध्य पथांतर, 2 तरंगों के मध्य जो पथांतर होता है वो पथांतर, एक तो अपन ने पढ़ा है लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। लेमडा का पूर्ण गुणज का मतलब एन लेमडा। कौन से व्यतिकरण में? संपोषी व्यतिकरण में। 12th में अपन ने पढ़ा होगा व्यतिकरण में कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि 2 तरंगों के मध्य पथांतर जो होता है वो लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए बात करें, दीप्त फ्रिंज संपोषी में बनती है तो संपोषी कंडीशन लगाएं, यानी इसमें क्या लिखेंगे कि पथांतर, पाथ जो डिफरेंस होता है, पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात संपोषी व्यतिकरण तो ये कहता है ये जो पथांतर आया है ये लेमडा का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये जो पथांतर आया है वो लेमडा का पूर्ण गुणज यानी एन लेमडा के बराबर होता है। अब देखो अपने को क्या निकालना है? फ्रिंज चौड़ाई। मान के चलो कि इस एक्सपेरिमेंट में एन फ्रिंज बनी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एन फ्रिंज बनी। एक तो एनवी फ्रिंज, तो या तो इससे पहली वाली ले, इससे पहले वाली फ्रिंज कौन सी बनेगी? एन माइनस 1वी, या इससे अगली फ्रिंज ले एन प्लस 1वी। फ्रिंजों की चौड़ाई निकालनी है तो एन प्लस 1वी में से एनवी घटा दे। जैसे 10 फ्रिंजें, 11 फ्रिंजें बन रही तो 11वीं फ्रिंज में से 10वीं फ्रिंज की चौड़ाई घटा दे तो 2 फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आ जाएगी, और 2 फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई है वो क्या कहलाती है? फ्रिंज चौड़ाई। तो एनवी फ्रिंज के लिए इसको क्या लिखूंगा मैं? एनवी फ्रिंज के लिए, एनवी फ्रिंज के लिए मैं एक्स के नीचे एन लगा देता हूं। एक्स के नीचे क्या लगा दे? एन। तो एक्स और नीचे लगा दिया एन। पहचान हो गई कि एनवी फ्रिंज के लिए है एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लेमडा। एक इससे अगली निकाल। अगली क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 फ्रिंजों का अंतराल निकालना है। तो सिमिलरली एन प्लस 1वी फ्रिंज के लिए, एन प्लस 1वी फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? जहां भी एन दिखे आपको वहां क्या लिखना है? एन प्लस 1। तो एक्स के नीचे एन है तो एन की जगह क्या लिखेगा? एन प्लस 1 अपॉन स्मॉल डी और अपॉन में कैपिटल डी बराबर एन की जगह एन प्लस 1 लेमडा। क्या किया? जहां भी एन लिखा वहां पर एन प्लस 1 लिख दिया। यहां से देखो एक्स एन का मान कितना आएगा? एक्स एन का मान, ये कैपिटल डी भाग में गुणा में चला जाएगा, स्मॉल डी गुणा में भाग में चला जाएगा, तो एक्स एन बराबर एन लेमडा, ये डी तो गुणा में चला जाएगा और स्मॉल डी है वो भाग में आ जाएगा। और यहां से एक्स एन प्लस 1 कितना आएगा? एन की जगह एन प्लस 1, बाकी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अतः फ्रिंज चौड़ाई यानी फ्रिंज की जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी? देखो प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रिंज चौड़ाई यानी एक्स एन प्लस 1वी जो है, एक्स एन प्लस 1वी जो है उसमें से उससे पहले वाली घटा दे। एन प्लस 1वी से पहले वाली कौन सी है? एक्स एन। तो एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन घटा दे। एक्स एन प्लस 1 की जो वैल्यू है कितनी है? एन प्लस 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, इसमें से घटा दे एक्स एन। एक्स एन कितना है? एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो ये फ्रिंज चौड़ाई है,
एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। जैसे ये 8वीं फ्रिंज है, 8वीं फ्रिंज में से इससे पहले वाली यानी 7वीं फ्रिंज घटा दे तो दोनों फ्रिंजों के बीच का अंतराल आ जाएगा, और दो फ्रिंजों के बीच का जो अंतराल है वही क्या कहलाता है, फ्रिंज चौड़ाई। तो एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन भी घटा दे, और फ्रिंज चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बीटा से व्यक्त करते हैं, तो इसको लिख दिया बीटा। अब देखो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, फिर 1 से और गुणा करोगे ना तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो आ गई किसके लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि दीप्त यानी दो चमकीली जो फ्रिंजें हैं, ये चमकीली फ्रिंज और ये चमकीली फ्रिंज, इनके बीच का जो अंतराल है वो कितना आएगा, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ऐसे ही है दीप्त फ्रिंजों के लिए अपन देखते हैं। अदीप्त फ्रिंजों के लिए कंडीशन क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है विनाशी व्यतिकरण में, और विनाशी व्यतिकरणों के लिए 12th क्लास में पढ़ा है पथांतर कितना होता है, संपोष्य के लिए पथांतर कितना होता है, लेमडा का पूर्ण गुणज। तो सेकंड पॉइंट की अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट है अदीप्त फ्रिंजों के लिए, जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके लिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, पथांतर लेमडा बाई 2 का पूर्ण नहीं विषम गुणज होना चाहिए। ये अपन पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। ये दोनों कंडीशन तो देखो ध्यान रखनी पड़ेंगे आपको। दीप्त फ्रिंजें यानी संपोष्य व्यतिकरण बढ़ती है। संपोष्य के लिए कंडीशन क्या है, पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर लेमडा बाई 2 का पूर्ण गुणज होता है। पथांतर को किससे लिखते हैं, अर्थात डेल जो है पथांतर वो किसके बराबर होना चाहिए, 2n प्लस 1 और लेमडा बाई 2। अब n की कुछ भी वैल्यू रख लो, विषम आना है। जैसे n की वैल्यू 1 रखें तो 2 प्लस 1 3, 2 रखें तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1 प्लस 1, ये लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। लेकिन यहाँ n है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट याद रख लेना, पथांतर इसमें तो क्या होता है, लेमडा का पूर्ण गुणज, और इसमें क्या होता है, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज। तो अर्थात एक्स डी बाई डी, ये डेल कितना आया था इक्वेशन फर्स्ट में आया था ना, डेल कितना आया था, एक्स डी अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी। तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। इसमें तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लेमडा, और इसमें एक्स डी अपॉन कैपिटल डी बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो एनवी फ्रिंज के लिए निकालें तो इसको एनवी फ्रिंज के लिए। अब की बार अपन अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकाल रहे हैं। दीप्त की तो अपन ने निकाल ली, कितने है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो x के नीचे लगा दें एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। यहां से एक्स एन का मान कितना आएगा बेचारेगा, एक्स एन बराबर ये 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ये डी भाग में गुणा में चला जाएगा, और ये डी गुणा में भाग में आ जाएगा। एक इससे अगली फ्रिंज के लिए निकाल, n प्लस 1वीं फ्रिंज के लिए, n प्लस 1वीं फ्रिंज के लिए, तो n जहां भी दिख रहा है उसकी जगह n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस 1 बराबर 2, n की जगह n प्लस 1, फिर ये प्लस 1 एक और, देखो n की जगह n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। अब अपने को फ्रिंज चौड़ाई निकालनी, कौन सी फ्रिंजों के लिए, काली फ्रिंजों के लिए। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकलेगी, एक्स एन प्लस 1 में से घटा दे एक्स एन को, तो इसमें से ये घटा दे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 2n, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 और प्लस 1
तो 2n प्लस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, और ये लेमडा डी अपॉन 2d माइनस xn, xn की वैल्यू 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म से पहली टर्म कैंसिल, 3 माइनस 1 2 लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट इसको फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से लिखते हैं। इसको आप सोल्व करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये इसका आया था ना लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ये है अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अब देखो, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई जो है बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, और अदीप्त के लिए भी बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। यानी काली और चमकीली फ्रिंजें जो है वो बराबर चौड़ाई की बनती है, और दोनों के लिए फॉर्मूला है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कई बार एग्जाम में क्या पूछता है कि फ्रिंज चौड़ाई जो बीटा है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। 3 ही कारकों पर निर्भर करती है। एक तो लेमडा के ऊपर यानी तरंग दैर्ध्य पर, एक कैपिटल डी क्या है, गत्ते से लेके पर्दे की जो दूरी है उसके ऊपर, और एक स्मॉल डी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के ऊपर। 1.5 के अंदर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो फ्रिंज चौड़ाई है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, गत्ते से पर्दे की दूरी पर निर्भर करती है, और तीसरा दोनों स्लिटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। अब आपको इस टॉपिक से पता चल गया होगा कि काली फ्रिंज बने या चमकीली फ्रिंज बने, दोनों फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई बराबर ही होती है। यानी जितनी मोटाई की काली फ्रिंजें बनती हैं उतनी मोटाई की चमकीली फ्रिंजें बनती है। और फॉर्मूला माइंड में सेट करने लेना, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी।